हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी अधिगम की सीरीज चल रही थी जो कि बाल विकास का एक पार्ट था, तो आज उसी में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लर्निंग कर्व्स यानी कि अधिगम वक्र। अब देखिए स्टूडेंट, जितना ये टॉपिक आपके लिए डीएलएड के लिए स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही ये टॉपिक आपके लिए यूपी टेट और सीटेट जैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी अभी इसी चैप्टर में ग्राफ वगैरह नहीं बताए गए हैं, वो आप आगे चलकर सीखेंगे कि ग्राफ को आप किस तरीके से लिंकअप करना है। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, केवल इसके थ्योरी को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये अधिगम वक्र होता क्या है, लर्निंग वक्र होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्या दर्शाता है। तो देखो स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई नई चीज़ सीखना शुरू करते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार आपकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, मतलब आप जल्दी जल्दी लेवल्स को पार कर पाते हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपकी स्पीड होती है वो बहुत धीरे होती है। ऐसा तो हमने गेम्स में भी देखा है। जैसे मान लो आपने कोई नया गेम खेलना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग की जो आपकी स्टेजेस होती हैं वो तो इजी ही होती हैं, तो आप जल्दी जल्दी उनको क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है कि थोड़ा डिफिकल्टी लेवल जब उसमें बढ़ता चला जाता है तो क्या होता है कि आपकी जो स्पीड होती है लेवल को क्रॉस करने की, वो कम हो जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि कभी कभी आप एक स्टेज पर अटक जाते हो ना किसी लेवल पर, तो वही स्टेज यहाँ पर भी आती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक स्टेज पर बहुत टाइम के लिए बने रहते हैं। तो जब इन्हीं सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, एक पेपर पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपने अधिगम को हम टाइम के साथ जब रिलेट कर लेते हैं, ठीक है, और उसे एक पेपर पर उसे लाइन के थ्रू बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, अधिगम वक्र यानी कि लर्निंग कर्व। तो अधिगम वक्र ने हमें क्या बताया कि जो बच्चे की लर्निंग है वो कितनी स्पीड से चल रही है, ठीक है, या कितने धीमे गति से चल रही है, ये सब हम किसके द्वारा पता लगा सकते हैं, अधिगम वक्र के द्वारा। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं कि अधिगम वक्र क्या है, कि किसी बच्चे की उन्नति या अवनति को अगर कोई वक्र दर्शाता है तो उसे कहते हैं अधिगम वक्र। अब इसकी कुछ विशेषताएं में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इसकी जो स्टेजेस होती हैं, ठीक है, एक ग्राफ की क्या क्या स्टेजेस होती हैं उसके बारे में देखेंगे, और इन स्टेजेस का क्या मतलब होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसको भी समझेंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें विशेषताओं में यहाँ पे क्या देखना है, हमने देखना है इस वक्र की अवस्था, कि जो वक्र है हमारा ये कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो मेनली हमारे वक्र के वैसे तो 5 पार्ट होते हैं, लेकिन अभी आपके सिलेबस में 3 ही पार्ट्स आपको कवर अप करने हैं, जिसमें कि कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हमारे पास प्रारंभिक अवस्था, फिर है आपके पास मध्य अवस्था, और फिर है आपके पास अंतिम अवस्था। प्रारंभिक को हम इंग्लिश में बोलेंगे इनिशियल, मिडल, देन लास्ट, ठीक है। इस तरीके से 3 स्टेजेस होती हैं। अब देखो, आपको यहाँ पे एक एक अवस्था को समझना जरूरी है। जैसे मैंने आपको भी गेम्स वाला एग्जांपल दिया कि जब आप कोई नया गेम खेलना स्टार्ट करते हो तो आप उसकी लेवल्स को आसानी से क्रॉस कर लेते हो। जब आप आसानी से क्रॉस कर लेते हो यानी कि आप थोड़े ही टाइम में बहुत सारी लेवल्स को आपने क्रॉस कर लिया। यानी कि प्रारंभिक अवस्था में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो बच्चे की लर्निंग है वो बहुत तेजी से होती है, ठीक है, बहुत तेजी से यहाँ पे लर्निंग होती है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत तीव्र गति होती है यहाँ पे आपके अधिगम की। लेकिन अब जैसे ही बच्चा उसकी मिडिल अवस्था में आना शुरू होता है तो होता क्या है कि ये जो ग्राफ है ना हमारा थोड़ा स्लो हो जाता है। आपने देखा होगा ना कि जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल आपके बढ़ जाते हैं तो आपकी स्पीड भी थोड़ी स्लो हो जाती है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर होती है। फिर एक अवस्था ऐसी आती है, कोई ना कोई स्टेज आपके सामने ज़रूर ऐसी आई होगी कि जहाँ पे जो आपकी लर्निंग है, जहाँ पे जो आपका गेम का लेवल है वो एकदम स्टॉप हो गया हो थोड़े टाइम के लिए। आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस गेम को मैं कैसे पार कर सकता हूँ, क्या मैं अपनी टेक्निक्स अपना सकता हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे आपका बन जाता है पठार। यानी कि जब हमारे पास किसी समय में कोई ना के बराबर ही अगर हमारी लर्निंग हो पा रही है, तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ तो ये कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है। इस तरीके से देखो, यहाँ पे क्या हुआ, लर्निंग हमारी बहुत तेज, यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे लर्निंग हो रही है, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक तरह से जो हमारी लर्निंग है ना वो रुक जाती है, ठीक है। तो यही क्या बन गया हमारे पास, पठार, ठीक है। यही होती है हमारी अंतिम अवस्था। यहाँ तक हो गई हमारी सबसे पहली अवस्था, ये हो गई हमारी दूसरी अवस्था, और यहाँ चलती है हमारी तीसरी अवस्था। अब देखो, यहाँ पे जो पठार बनता है इसको हमें समझना पड़ेगा कि पठार क्या दर्शाता है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो पठार होता है ना, ये हमें ये दर्शा रहा है पठार यहाँ पे कि जो बच्चे की लर्निंग है, जो बच्चे का अधिगम है, वो क्या हो गया है, किसी कारण से रुक गया है, अधिगम
रुक गया। तो अगर आप कोई आपसे पूछ ले कि लर्निंग कर्व में यानी कि अधिगम के वक्र में जब पठार बनता है तो वो आपको क्या दर्शाता है, तो वो ये दर्शाता है कि जो बच्चे का अधिगम है या तो वो ना के बराबर चल रहा है या फिर बहुत ही कम चल रहा है। ठीक है, ये दर्शाता है कि बच्चा अब लर्निंग यहाँ पे नहीं कर पा रहा है, बहुत कोशिशों के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यही चीज़ हमारी पठार दर्शाती है। लेकिन अब बात आती है कि आखिर ये पठार क्यों बन जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जब पठार बच्चे की लर्निंग में बन जाता है तो एक टीचर को क्या करना चाहिए उस पठार को हटाने के लिए, ताकि बच्चे के जो अधिगम है वो वापस से हम कंटिन्यू कर सकें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पठार आखिर क्यों बनता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पठार बनने के कुछ निम्नलिखित कारण हमारे पास हो सकते हैं कि बच्चे की लर्निंग में पठार कब कब देखा जा सकता है। तो सबसे पहला है प्रेरणा का अभाव, यानी कि अगर बच्चे के अंदर मोटिवेशन की कमी आ गई है। ठीक है, बच्चा पहले पढ़ रहा था, बच्चे के अंदर मोटिवेशन था कि हाँ उसे कुछ करना है, लेकिन एक टाइम बाद ऐसा कभी कभी होता है ना, मान लो कि आप बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और एग्जाम ही नहीं आ रहा आपका, जैसे कि अभी हुआ कि सीटेट का रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया, बच्चों में जितनी प्रेरणा थी, बच्चों में जितना जोश था अपने रिजल्ट को देखने का, वो धीरे 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 करके कम होता चला जाएगा। ऐसे ही बच्चे की लर्निंग के साथ होता है कि अगर बच्चे में प्रेरणा की कमी आ जाए तो होगा क्या कि बच्चे का प्रेरणा की कमी आने के कारण बच्चे की जो लर्निंग है वो खत्म होती चली जाएगी और वहाँ पे पठार बनना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रुचि का अभाव। ठीक है, जैसे मैंने अभी सीटेट का एग्जांपल दिया, अब हमारा इंटरेस्ट ना धीरे धीरे करके कम होता रहेगा। जैसे कि मान लो कि आपको कोई क्लास टेस्ट हुआ कभी क्लास में, ठीक है, और आपको जो उसके नंबर है वो 1-1.5 महीने बाद दिखाई दे, मैम ने आपको दिखाए, तो क्या उसको कोई फायदा होगा आपके लिए? बिल्कुल नहीं, आपको उसके लिए कोई एक्साइटमेंट ही नहीं होगी। तो यही सेम चीज़ है कि अगर किसी चीज़ में से हमारी रुचि खत्म हो जाए, ठीक है, तो उसका हमारे लिए फिर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। सेम विद हमारी स्टडीज़, कि अगर हमारी स्टडीज़ में से हमारी रुचि खत्म हो जाए तो क्या हम अधिगम कर पाएंगे? तो नहीं। अगर हम नहीं अधिगम कर पाएंगे तो क्या बन जाएगा? वहाँ पे पठार बन जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है शारीरिक सीमा। जैसे कि अब शारीरिक सीमा से यहाँ पे क्या मतलब है कि हर क्लास के बच्चे की ना एक अपनी शारीरिक सीमा होती है कि वो उसके ऊपर काम भी नहीं कर सकता। मान लो कि मैं अगर सेकंड क्लास के बच्चे से अपेक्षा करूँ कि वो 8th क्लास के बच्चे के लायक शारीरिक काम कर ले, मतलब मैं उसे इतना राइटिंग वर्क दे दूँ 8th क्लास के बच्चे के बराबर, तो क्या वो कर पाएगा? तो जवाब आएगा नहीं। तो जब वो उतना काम ही नहीं कर पाएगा, वो उतना लर्निंग ही नहीं कर पाएगा, तो फिर से हमारे पास क्या बन जाएगा? पठार। इसलिए कोई भी बच्चा अपनी शारीरिक सीमा से ऊपर काम नहीं कर सकता। अगर हम उसको शारीरिक सीमा से ऊपर उसकी लर्निंग करवाएंगे तो वहाँ पर भी पठार बन सकता है। इसके बाद है अनुचित विधियाँ। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने मान लो बच्चों को हमने स्टार्टिंग में तो अच्छे से पढ़ाई करवाई, लेकिन एक फेज़ ऐसा आ गया कि हम अच्छी विधियाँ यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्लास में। मतलब अगर चैप्टर के अंदर कोई टॉपिक है, ठीक है, और उसके लिए हम चाहते हैं कि होना चाहिए कि कोई स्पेशल विधि वहाँ पे बच्चों के लिए यूज़ कराई जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाना पड़े या बच्चों को बाहर ले जाना पड़े या बच्चों को प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़े, लेकिन वो सब चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं, तो क्या बच्चा लर्निंग कर पाएगा? नहीं। तो अगर बच्चा लर्निंग नहीं कर पाएगा तो फिर से वहाँ पे क्या बन जाएगा? पठार बन जाएगा। नेक्स्ट है कार्य की गहनता। मतलब अब क्या है यहाँ पे कि जैसे जैसे कार्य जितना कॉम्प्लिकेट होता चला जाएगा तो बच्चे की जो लर्निंग है ना वो बिल्कुल ना के बराबर होती चली जाएगी। जैसे आपने खुद ने भी देखा होगा कि जब आपकी जो चैप्टर्स हैं बेसिक्स आपने पढ़ लिए, थोड़ा सा हाई लेवल पे गए, लेकिन जितनी ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्सिटी में चलते चले जाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा कि आपकी लर्निंग बिल्कुल स्लो हो जाएगी और कभी कभी ऐसा हो जाएगा ना के बराबर, तो वहाँ पर भी हमें पठार देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आदतों में संघर्ष। इसका क्या मतलब है कि मान लो हमने कोई पहले पुरानी आदतें सीखी थी, ठीक है, और अब हम उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पहले जब बहुत पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग ये मानते थे कि जो पृथ्वी है ना वो गोल नहीं है। जब तक हमें नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है तो क्या माना जाता था कि पृथ्वी जो है एक सपाट, ठीक है, फ्लैट सरफेस है। तो लोगों को ये लगता था कि अगर हम अपने घर से निकलेंगे और हम एक पॉइंट पे जाके क्या होगा, हम नीचे गिर जाएंगे, खाई में गिर जाएंगे, उन लोगों को ये लगता था। लेकिन जब बाद में लोगों को पता चला कि पृथ्वी तो गोल है, हम कभी गिरेंगे ही नहीं, इसका तो कोई अंत ही नहीं है, तब लोगों को समझ में आया कि नहीं, हम नहीं गिरेंगे इस पृथ्वी पे से। इसलिए लोगों को समझ में आया कि हम कभी नहीं गिरते हैं। तो ये चीज़ को मानने के लिए ना लोगों को बहुत टाइम लगा। जैसे कि पहले हम क्या मानते थे कि जो सन है ना वो हमारी अर्थ के चक्कर लगा रहा है, लेकिन वास्तव में क्या प्रूफ हुआ बाद में जाके कि अर्थ जो है वो सन के चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें जब हमने कोई नई चीज़ हमारे पास आती है ना तो हमें उसे अपनी हैबिट में लाना, ठीक है, नई चीज़ को अपने अंदर लाना, वो हमारे लिए बहुत बड़ा संघर्ष हो जाता है। तो ये इन सब काइंड पे भी हमारा क्या बन जाता है, पठार बनने लगता है। नेक्स्ट है ज्ञान को स्थायी बनाना। तो देखो ज्ञान को स्थायी हम कैसे बनाते हैं, रिविजन के थ्रू, ठीक है, टेस्ट के थ्रू।
तो देखो अब क्या है, अब यहाँ पे हम कोई नया तो ज्ञान नहीं ले रहे, कोई नया अधिगम तो नहीं कर रहे। जो चीज़ हमने आपको पढ़ाई है, जो चीज़ हमने क्लास में पढ़ी है, उसी को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि हम उसे याद कर सके। तो जब हम कोई नई चीज़ नहीं सीख रहे तो उस टाइम पे भी क्या हो जाएगा, पठार बच जाएगा। इसीलिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि अभी आप देखोगे आगे जाके कि जब बच्चा एक क्लास को पार कर रहा होता है ना, देखो जब बच्चा, मान लो मैं कहती हूँ कि बच्चा 5th क्लास में है, तो बच्चे का जो लर्निंग ग्राफ है ना, वो कुछ इसी तरीके से चलता है। बच्चा पहले बहुत तीव्र गति से सीखेगा, नई क्लास में आए, फिर उसकी गति स्लो हो जाएगी और फिर एक टाइम के बाद बिल्कुल स्लो हो जाएगी। क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, ये वाले पोर्शन में हम क्या करवा रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं, बच्चों के एग्जाम ले रहे हैं। तो बच्चा कोई नई लर्निंग तो नहीं कर रहा, जो पीछे की उसकी गलतियां थी उन्हीं को सुधार रहा है, ठीक है, या फिर जो पीछे उसने याद किया था उसको केवल स्थायी बना रहा है। तो इन केसेस में भी क्या बनता है, हमारे पास पठारा में देखने को मिलता है। और लास्ट है कि मान लो बच्चे अगर थक गए हैं, बच्चों में निराशा आ गई है, या मान लो कि बच्चों के परिवार में कुछ प्रॉब्लम है, या उनको कोई खुद की हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनके आसपास का उन्हें वातावरण उस तरीके का नहीं मिल पा रहा, तो तब भी क्या बन जाता है, पठार, क्योंकि बच्चे की लर्निंग वहाँ पे नहीं हो पा रही। तो कहने का मतलब ये है कि जब जब बच्चा लर्निंग नहीं कर पाएगा, या वो जो भी कंडीशंस हो सकती हैं कि जिसमें बच्चा लर्निंग नहीं कर पा रहा, उस कंडीशन में हमारे पास क्या बन जाएगा, एक पठार हमें देखने को मिलता है अधिगम वक्र में। लेकिन अब बात आती है कि आखिर ये पठार तो बन गया, तो अब हमें बच्चे को इससे बाहर भी निकालना है, तो वो कौन सी विधियां हो सकती हैं, या क्या हम ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे हम इस पठार को बनने से रोक सकते हैं या फिर इसको खत्म कर सकते हैं। तो चलिए उनको देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या उपाय होंगे हमारे पास, जो भी अभी हमने कमियां देखी, तो बस उन्हीं को अगर हम दूर कर दें तो हमारे पास वही हमारे उपाय बन जाएंगे। जैसे कि हमने देखा था कि अगर बच्चों में प्रेरणा की कमी हो तो भी पठार बन जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बच्चों को अगर हम प्रेरित कर दें, उनको प्रेरणा दे दें, तो जो हमारा पठार है वो खत्म हो सकता है। नेक्स्ट है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर हम उचित प्रणालियों का यूज नहीं करेंगे तो हमें क्या करना है, उचित प्रणालियों का भी यूज करना है, नई नई विधियों का भी यूज करना है, ताकि बच्चों के अंदर ना एक एक्साइटमेंट बना रहे, बच्चों के अंदर बोर्डम ना है कि अरे मैम तो आएंगी, वही ब्लैक बोर्ड पे लिखना शुरू कर देंगी, डिक्टेशन करवाना शुरू कर देंगी, रीडिंग करवाना शुरू कर देंगी, बस। तो बच्चों को क्या होना चाहिए, नहीं, बच्चों को एक्साइटमेंट होना चाहिए कि अरे वाह, आज पता नहीं क्लास में क्या बढ़िया होने वाला है, आज पता नहीं मैम कौन से तरीके से पढ़ाएंगी। तो अगर बच्चे एक्साइटेड रहेंगे ना तो वो अलर्ट भी रहेंगे, और अगर वो अलर्ट रहेंगे तो वो अच्छे से अपनी लर्निंग को कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास विश्राम। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे हमेशा टाइम टेबल में एक क्या होता था, एक हमारा गेम्स का पीरियड, म्यूजिक का पीरियड, लंच ब्रेक हमारा रखा जाता था। क्यों रखा जाता था, ताकि बच्चों को ना प्रॉपर एक विश्राम, बच्चों को माइंड को एक प्रॉपर रेस्ट मिल सके, ताकि बच्चे अपना अधिगम अच्छे से कर सकें। तो बहुत ज़रूरी है कि जो हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं स्कूल में, वो बिल्कुल ठीक तरीके से बना हुआ हो। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें जनरली 2 ब्रेक दिए जाते हैं, एक उनका जैसे स्नैक ब्रेक या फ्रूट ब्रेक करवा देते हैं, और एक उनका प्रॉपर लंच होता है। तो इस तरीके का टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है, ताकि उनके माइंड को विश्राम मिल सके, रेस्ट मिल सके, और ताकि वो आगे आने वाली लर्निंग को बहुत अच्छे से कर सके। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर हमें बल देना होगा, यानी कि हमें क्या करना होगा, बच्चे की जो विभिन्नता है व्यक्तिगत, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है उसको पहचानना होगा, और उसके अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाई करवानी होगी। अगर हम पूरी क्लास को एक तरीके से ही पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बच्चे सारे नहीं सीख पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें हर बच्चे के बारे में पता हो, और हर बच्चे को हम अलग अलग तरीके से सिखा सके, ताकि उसकी अधिगम में पठार ना बने। नेक्स्ट है बच्चे का उत्साहवर्धन करना। मतलब अगर बच्चा निराश हो गया है या बच्चा किसी चीज़ से परेशान है, तो हमें क्या करना है, उसको मोटिवेट करना है एज अ टीचर, और उचित मार्गदर्शन। मान लो कि बच्चा पढ़ाई से मन चुराने लगा है, या उसका मन कहीं और लग रहा है, तो बहुत ज़रूरी है ऐसे टाइम पे कि टीचर उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम तक पहुँचे, और उस केस में उसका उचित मार्गदर्शन करे, उसको रास्ता दिखाए कि आप इस तरीके से कर सकते हो, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हो। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास अधिगम वक्र का पूरा टॉपिक। आई होप पूरा टॉपिक आपको समझ में आया और अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको हमारी किसी प्लेलिस्ट पर पहुँचना है तो डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पहुंच सकते हैं। तो वहाँ पर क्लिक करिए और वहाँ पर आप आराम से जा सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।